तो राधे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो है बीपीएससी का जितने भी पीटी हुए हैं पहले हो चुके हैं उनका प्रीवियस ईयर पेपर है और ये 64वीं बीपीएससी का जो पीटी हुआ था 2018 में उसका पेपर है। अब मैं सोच रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन बैंक है बीपीएससी का वो करवाऊँ। एक दिन 2 दिन बीच करके मैं वीडियो डालता रहूँगा और इसमें जो भी टर्म आएगा प्रश्न में मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, चलिए देखते रहिए और अंत तक बने रहिएगा। और कोई अगर आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन लाइन में हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर तो देखना पड़ेगा। अगर आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बिहार पुलिस का ही प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो दरोगा का ही देखिए, नहीं, जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो भी पहले हो चुके हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। क्योंकि हम जो 2019 वाला मेंस में थे, जो अभी 2215 या 13 सीट था उसके मेंस में थे, तो उसमें एसएससी सीजीएल का 10-15 क्वेश्चन डायरेक्ट पुट कर दिया था जो सीजीएल का हुआ था प्रीवियस ईयर पेपर का। तो कोई भी एग्ज़ाम का पेपर किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन बैंक ज़रूर देखिए। तो और ये लास्ट तक जुड़े रहिएगा और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, चलिए आगे हम बताते हैं। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो स्थल रुद्ध देश जो है उसे कहते हैं जो चारों तरफ से तटीय सीमाओं से जुड़ा हुआ हो। मतलब कोई भी उसका जो भाग हो या तट हो वो जलीय सीमा से नहीं जुड़ा हुआ हो, सब स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ हो। ऐसा देश जो सिर्फ स्थल से ही घिरे हुए हो उसे ही लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। लैंड लॉक कंट्री जो है वर्तमान में 47 हैं। स्थल रुद्ध देश विश्व में जो मान्यता प्राप्त देश हैं उनको मिला करके 47 देश जो हैं वो लैंड लॉक हैं। उसमें सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री जो है वो कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, इसको याद रखिएगा। तो बोल रहा है कि कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो स्थल रुद्ध देश जो होगा इसमें हंगरी होगा। हंगरी एक स्थल रुद्ध देश है और ये लैंड लॉक कंट्री जो है ये आपको याद करना पड़ेगा। और किसी भी चीज़ को याद करने का तरीका है कि उसको बार बार देखिए और नज़र पे आएगा तो खुद ही याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो द्वीप क्या है? द्वीप जो है सागर में चारों तरफ से मतलब जलीय सीमा से घिरा हुआ एक स्थल भूमि, वही द्वीप होता है। भारत में टोटल 247 द्वीप हैं, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 जो हैं वो लक्षद्वीप में हैं। विश्व में देखा जाए तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल में। उसके बाद न्यू गिनी है, फिर बोर्नियो है। तो इस ऑप्शन में तो ग्रीनलैंड है नहीं और निम्न में मतलब इसमें, तो इसमें जो हो जाएगा वो बोर्नियो हो जाएगा। सबसे बड़ा न्यू ग्रीनलैंड, उसके बाद न्यू गिनी, उसके बाद बोर्नियो। तो यहाँ बोर्नियो जो हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए, नोटबुक साथ में, नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर के बैठिए। और दूसरा चीज़ कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिए या बताते रहिएगा। ठीक है, और कहीं गलती होता है तो कमेंट जो है सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि हम भी इंसान हैं, गलती हो सकता है मेरे से भी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया सबसे बड़ा जो है द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? तो बोर्नियो। ऐसे ओवरऑल पूछ देगा विश्व में सबसे बड़ा तो ग्रीनलैंड, उसके बाद न्यू गिनी, उसके बाद बोर्नियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो देखिए, भूमध्य सागरीय जो जलवायु होता है ना, वो जो है ऐसी जलवायु जिसमें शुष्क और गर्म हवाएं बहती हैं, बारिश भी होता है, गर्म हवा भी बहती है। और यहाँ का विशेषता जो है वो शीत ऋतु में वर्षा होता है और ठंडे के दिनों में बरसात होना।
ये भूमध्यसागरीय जलवायु का विशेषता है। तापमान ज़्यादा होगा, आसमान साफ होगा, और ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ तक ये जलवायु पाया जाता है। मतलब 30 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य ये जो जलवायु है पाया जाता है। जितने भी देश पड़ेंगे इस रेंज में, वो सभी देशों में भूमध्यसागरीय जलवायु पाया जाता है। तो पंपाज में जो है भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। मध्य चिली में है, केप टाउन में है, एडिलेड में है। देख लीजिएगा 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में कौन कौन सा देश आता है वो आपको चल जाएगा, क्योंकि उतना मैं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने सोचा बस जो टॉपिक आ रहा है उसको ही करवाते जाओ। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो दर्रा क्या होता है? दर्रा का मतलब होता है कि पहाड़ों के बीच की ऐसी जगह जो नीचे की ओर दब गई हो। पहाड़ों के बीच में ऐसी जगह, ये मान लिया जब पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, तो ये जो नीचे की ओर दबी हुई भाग है ना, यही दर्रा है। और दर्रा हमारे जम्मू का दर्रा जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दर्रा से क्वेश्चन बनता है, स्टैटिक जीके में आ जाता है, तो इससे क्वेश्चन बनता है। जैसे प्रमुख दर्रा है आपका काराकोरम हो गया, जम्मू कश्मीर का प्रमुख दर्रा काराकोरम, जोजिला, बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल, ये सब जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो रोहतांग, बड़ा लाचा, सिपकिल्ला, उत्तराखंड में नीति, माना, लिपुलेख, सिक्किम में नथुला, जलेपला, अरुणाचल प्रदेश में आइएगा तो बुमला या यांग्याप, महाराष्ट्र में थाल घाट, भोर घाट, केरल में पाल घाट दर्रा। तो ये सब जितने भी दर्रा हैं ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दर्रा से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो बताते हैं कि सबसे जो है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है। तो जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है वो है आपका नाथुला। नाथुला दर्रा जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में, याद रखिएगा। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। आयोग जो है इसका आंसर नाथुला मानना था, लेकिन फिलहाल में जो है सबसे बड़ा दर्रा जो है याद रखिएगा खरदुंगला है। खरदुंगला दर्रा जो ऊंचाई है उसका वो 5359 मीटर है। ठीक है, और वही नाथुला सेकंड स्थान पे है 4310 मीटर। तो ये याद रखिएगा। खरदुंगला दर्रा जो है लेह और सियाचिन हिमनद को जोड़ती है, वही नाथुला जो है सिक्किम को चीन से जोड़ती है। की तरफ बढ़ते हैं। करेवास मृत्तिका जो जाफरा क्या है? एक प्रकार का केसर का एक प्रकार है, तो के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। तो जाफरा कहाँ पाया जाता है? कश्मीर हिमालय में। जाफरा याद रखिएगा, कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो रेशम के उत्पादन में सबसे बड़ा जो देश है वो चीन है, और भारत में अगर पूछ दे राज्य तो कर्नाटक। रेशम सबसे ज्यादा भारत में, कर्नाटक में, और देश में पूछा जाए तो चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वह देश जो है अभी वर्तमान में तो रसिया आ गया है। रूस जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है कच्चा तेल का। वहीं पे अगर भंडारण के लिए देखा जाए तो भंडारण के लिए सबसे ज़्यादा भंडारण जो करता है वो आपका ये वेनेजुएला करता है। वेनेजुएला ये सबसे ज़्यादा भंडारण इसके पास है कच्चा तेल का, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा जो करता है वो रसिया करता है। तो ये सऊदी अरब उस टाइम का क्वेश्चन है तो दिया था आंसर, लेकिन अभी प्रेजेंट में रसिया है, याद रखिएगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कच्चा तेल जो है तेल से संगठन भी है जिसको हम ओपेक के नाम से जानते हैं, ओपेक। और ओपेक का जो मुख्यालय है वो वियना में है, और इसका गठन जो हुआ था वो 1960 में हुआ था। ओपेक का मुख्यालय वियना, इसका गठन 1960 में हुआ था। तेल के लिए स्पेशल। कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार में गारो, खासी, जयंतिया ये पूछता है,
बहुत फेमस है ये। और पठार देख लीजिएगा, और भी है, तो ये सब पठार देख लीजिएगा थोड़ा। लेकिन इसमें जो गारो खासी जयंतिया है ये मेघालय का है, लेकिन भुवन की जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय पठार का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग, लगभग मतलब कितना था, तो लगभग में 31% था। ठीक है, 31%। जनगणना जो है वो बहुत अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको कहीं भी कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो इस पर कमेंट जरूर रखिएगा, इसको पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि रेलवे एसएससी का तो एकदम इम्पोर्टेंट चैप्टर है जनगणना। अब दरोगा, पुलिस, फॉरेस्टर, जो भी वैकेंसी आने वाली हैं, आई हैं, सब में भर भर के पूछेगा, तो इसलिए जनगणना जरूर ध्यान में रख करके चलिएगा। ऐसे जनगणना के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं। जो सबसे पहले जनगणना हुआ था, भारत की पहली जनगणना, वो 1872 में लॉर्ड मेयो करवाए थे। लेकिन नियमित रूप से जो जनगणना स्टार्ट हुआ वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, 2011 का जनगणना जो था वो स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, और ऐसे देखा जाए तो 15वीं थी जनगणना। तो जनगणना याद रखिएगा। जनगणना में क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार कब तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका आंसर जो होगा वो 2045 होगा। 2045 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि जनसंख्या में, मतलब जनसंख्या स्थिर हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ोतरी है उसके बाद से नहीं होगा। जनगणना का महान विभाजक वर्ष पूछ देता है, तो जनगणना का सबसे जो महान विभाजक वर्ष है 1921 है, क्योंकि 1911 से 21 के दौरान जनसंख्या के जो दशकीय वृद्धि था उसमें निगेटिव आया था, मतलब ग्रोथ नहीं हुआ था बल्कि डिक्रीज हुआ था, इसलिए ये जनगणना का महान विभाजक वर्ष माना जाता है। तो जनगणना देख लीजिएगा एक बार, नगरीय जनसंख्या का, ग्रामीण क्षेत्र का, ये जितना भी पूछता है, बहुत पूछता है क्वेश्चन इससे, और ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है, तो थोड़ा पढ़ाने में अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे इस पे एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है, मतलब बोल रहा है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, ये जो है नीति का फुल फॉर्म है। नीति आयोग, जिसे हम पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे, इसका गठन जो हुआ था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था, और ये जाकर के 2014 में मोदी जी का सरकार आता है और मोदी जी घोषणा किए, और 2015 में 1 जनवरी से ये नीति आयोग में बदल गया। नीति आयोग जो है आपका, इसमें अध्यक्ष जो होते हैं इसके प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं नीति आयोग में। नीति आयोग के पदेन जो सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य लोग। अधिकतम 4 सदस्य पदेन सदस्य हो सकते हैं। इसके सीईओ जो हैं वो परमेश्वरन अय्यर हैं वर्तमान में नीति आयोग के। नीति आयोग से क्वेश्चन बनता है कि संवैधानिक है या नहीं, तो नीति आयोग जो है संवैधानिक आयोग नहीं है, ये सांविधिक है। ये थिंक टैंक के रूप में, मतलब कैसे योजना बनाया जाए, सलाह देती है सरकार को, तो उस रूप में ये काम करती है। तो इतना बस, ज़्यादा क्वेश्चन नीति आयोग से बस बनता है। तो यही नीति आयोग का फुल फॉर्म, कब गठन हुआ था, इसके पहले ये क्या था, योजना आयोग था, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसमें पदेन सदस्य कितने होते हैं, तो ये थोड़ा। इसके वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो भी याद रखिएगा, सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो पूछता है अरविंद पनगढ़िया। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग के प्रथम
अध्यक्ष कौन थे। तो कभी भी जवाहरलाल नेहरू मत मारिएगा। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो मोदी जी होंगे। अगर योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछे तब होगा जवाहरलाल नेहरू, लेकिन नीति आयोग पूछे तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे मोदी जी थे, तो याद रखिएगा। और प्रथम उपाध्यक्ष पूछ देता है अरविंद बनगढ़िया। अब वर्तमान में जो है सुमन बेरी हैं। सुमन बेरी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि प्रथम महिला हैं उपाध्यक्ष नीति आयोग के, और सीईओ जो है परमेश्वरन अय्यर है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नीति आयोग से अभी तक देखने को नहीं मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। तो आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है वो 1956 में हुआ है। कब हुआ है? 1956 में। भाषा आयोग जो है इसका गठन 1956 में हुआ था। भाषा राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे, क्वेश्चन पूछता है, वो फजल अली थे। फजल अली के ही नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन के बाद जो पहला भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया वो आंध्र प्रदेश को बनाया गया अक्टूबर 1953 में, 1 अक्टूबर को। उसके पहले जेबीपी समिति बना राज्य पुनर्गठन को लेकर के भाषा के आधार पर, वो भी खारिज कर दिया। राजेंद्र प्रसाद जो है वो धर कमेटी बनाया, इसके धर जिसके अध्यक्ष थे, जांच करने के लिए कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उन्होंने भी बताया कि नहीं हो सकता है। उन्होंने प्रशासनिक कारण बताया कि प्रशासनिक तरीका से किया जाए, भाषा के आधार पर नहीं। उन्होंने भी खारिज कर दिया। कांग्रेस कार्य समिति की जयपुर की अधिवेशन थी। जवाहरलाल नेहरू, जेबीपी, ये वल्लभ भाई पटेल, सितारमैया, ये उसी को जेबीपी कहते हैं समिति। नेहरू, पटेल और सितारमैया थे। तो इन लोगों ने भी इस चीज़ को खारिज कर दिया। वो बोले कि नहीं, भाषा के आधार पर सही नहीं है राज्यों का पुनर्गठन। तो एक तेलुगु थे, मद्रास के थे, पोटी श्रीरामल्लू। ये कहीं क्वेश्चन पूछा है एसएससी में। एंड ये जब ये बात इनको पता चला कि अब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता है, तो ये आमरण अनशन पर बैठ गए और 58 दिन तक ये आमरण अनशन पर रहे। पूछता है कभी कभी डेट, दिन पूछता है कितने दिन तक, तो 58 दिन तक। और 58 दिन के आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 15 दिसंबर 1952 की इनकी मृत्यु होती है। जब इनकी मृत्यु होती है तब जाकर के उस टाइम के तत्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू जी तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया। और इस तरह से राज्य, देखिए क्वेश्चन और पूछता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ। बहुत कंफ्यूजन है। राज्य पुनर्गठन आयोग बोलेगा तो 1953, अब वही बोलेगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम तो 1956। आयोग अगर आपसे पूछता है आयोग, तो आयोग हो जाएगा 1953। अगर अधिनियम पूछेगा तो आपका अधिनियम हो जाएगा 1956। तो ये चीज जो है ध्यान रखिएगा। आयोग पूछ देगा तो 1953 में, अधिनियम पूछ देगा तो 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के जो अध्यक्ष थे आयोग के, वो फजल अली थे। और इसके सदस्य भी कभी कभी पूछता है तो हृदयनाथ कुंजरू थे और सरदार केएम पनिकर थे। कुंजरू पनिकर, ऐसे रट रट के याद कर लीजिएगा। और उस समय जो इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। तो इतना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखिए, हमेशा कॉपी कलम लेकर के बैठिए और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है उसको लिख लीजिए। वो आगे चल करके आपको काम करेगा। रिवीजन जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो उस टाइम रिवीजन के 10 दिन समय बचेगा, तो रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा जो कहा जाता है वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी, गन्ना होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। वही बिहार है, आपको चीनी मिट्टी, पाइराइट, चूना पत्थर,
ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में बिहार में पाई जाती हैं। वहीं पर अगर आप आगे देखते हैं तो आपका महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र जो है यहाँ पर लौह अयस्क हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, कोयला, चूना पत्थर, तांबा, बॉक्साइट, सिलिका भी पाया जाता है। तो ये सब चीज़ जो है महाराष्ट्र में सब पाया जाता है। चलिए हरियाणा बस याद रखिएगा, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है और पौधा भी जो है वनावरण ये भी सबसे कम है हरियाणा में। आगे आते हैं, खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो भारत जो है अभ्रक के उत्पादन में सबसे आगे है भारत, याद रखिएगा कि अभ्रक के उत्पादन में चिली है और इधर राजस्थान, और वही लौह अयस्क में जो हो जाएगा अपना उड़ीसा हो जाएगा, और देश में पूछा जाए तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो बिहार जो है भारतीय राज्य के रूप में 1912 में अस्तित्व में आया। 1912 में बिहार कलकत्ता से अलग होता है, वही उड़ीसा से 1936 में, और झारखंड बिहार से अलग होता है 2000 में। तो 1912 में जो है ये कंफ्यूज करता है, कभी कभी हम 1936 भी मार देते हैं कि उड़ीसा से हुआ था, कभी सोचते हैं कि नहीं झारखंड से अलग हुआ 2000 में तो वो मार देते हैं, लेकिन नहीं, सबसे पहली बार जो अलग हुआ है वो कलकत्ता से हुआ है 1911 में, और 12 में जाकर के अस्तित्व में आया। तो 1912, ये भूलने वाली बात नहीं है। भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जूट उत्पादन में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, उसके बाद अपना बिहार ही था, अभी भी है सेकंड स्थान पे। वही देश में अगर पूछ दे तो बांग्लादेश जूट उत्पादन में सर्वाधिक आगे। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा और संभावनाएं हैं? देखिए बिहार से क्वेश्चन है तो ये बिहार पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये सब देखिएगा, ये सब क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, तो ये देखते चलिए, जरूरी नहीं है कि बीपीएससी का है तो बिहार पुलिस में नहीं आएगा या दरोगा में नहीं आएगा, सब में आएगा, सब क्वेश्चन किसी में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव है ना। इसका जो आंसर होगा वो कृषि आधारित उद्योग होगा। बिहार में ज़्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर होते हैं। बालू खनन ये तो होता है, सो नदियाँ हैं तो मिलता है, नहीं तो कभी सरकार रोक लगा देती है, तो बालू खनन तो नहीं होगा। कितने लोग बालू खनन मारे होंगे, नहीं बालू खनन नहीं होगा, कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ कृषि में ही। और देखिए जो पिछड़े देश हो, पिछड़े राज्य हो, अगर कृषि प्रधान है तो पिछड़े होंगे, अगर डेवलप करना है तो इंडस्ट्री लाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल बनना पड़ेगा। देखिए बिहार में एक भी इंडस्ट्री नहीं है, सबसे पिछड़ा राज्य में गिनती होता है। तो ये आंसर इसका जो हो जाएगा वो कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख करके देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 124 से लेकर तक है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च शिखर पर भारत की एक सर्वोच्च संस्था है, और भारत की सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। इसकी गठन के बारे में अनुच्छेद 124 में उल्लेख करता है, और ये क्वेश्चन जो है वो 16 जुलाई को जो दरोगा का उत्पाद पुलिस वाला फायरमैन का दरोगा था उसमें क्वेश्चन पूछा भी है। तो ये जितना भी सेट मैं करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर हो या सेट प्रैक्टिस हो, वो जरूर देखते चलिएगा, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा उसमें वही सब क्वेश्चन या वो डालूंगा आपको व्याख्या जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, फालतू का कोई भी चीज़ नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में टोटल जो है 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और इसकी जो न्यूनतम आयु सीमा है वो निर्धारित नहीं है। जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष कम से कम आयु चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, वहीं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु का क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, मैक्सिमम है 65 ईयर, लेकिन न्यूनतम नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वो आपको संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित संविधान पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया होती है, लेकिन महाभियोग नहीं कहा जाता है। महाभियोग शब्द राष्ट्रपति के लिए ही यूज किया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। तो ये महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया लेकिन होती है। संसद का उसमें चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, राष्ट्रपति के द्वारा लास्ट में राष्ट्रपति उसको पारित करते हैं, उसके बाद ये हटते हैं अपने पद से। सबसे अधिक समय तक जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं वो यशवंत जो विष्णुचूड़ थे, यशवंत वाईबी चंद्र चूड़, वाईबी चंद्र चूड़ याद रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा समय तक न्यायाधीश के पद पर थे। वहीं अगर सबसे कम समय तक पूछ दे आपको तो कमल नारायण सिंह, सबसे कम कमल नारायण सिंह, मात्र 17 दिन के लिए। वही वाईबी चंद्रचूड़ जो थे वो 2696 दिन के लिए थे। सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन ये भी आता है कि भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा, जिसे PIL कहते हैं, सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था? तो ये जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उस टाइम PN भगवती। PN भगवती को ही इसका जनक माना जाता है भारत में, लेकिन विश्व में अगर कोई बोल दे तो सबसे पहले अमेरिका में PIL आया था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? देखिए, बिहार, अगर बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार फॉरेस्ट गार्ड हो, ये सब जितनी भी एग्ज़ाम हैं, अगर इनका आप तैयारी करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बिहार के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जरूर रखिएगा, क्योंकि बिहार से क्वेश्चन बनता है। तो भूतात्विक दृष्टि से जो अपेक्षाकृत पुराना है वो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हो जाएगा, याद रखिएगा, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो अभी भी वही है, 9 जिला। ठीक है, 9 जिला याद रखिएगा। बिहार का, पटना बिहार की राजधानी है तो पता ही है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किस मिट्टी से? तो बिहार के जो अधिकतर भाग पे हैं वो कछारी मिट्टी है। देखिए, मिट्टी जो है वो 8 प्रकार का है, जिसमें क्षेत्रीय मिट्टी का अवलोकन किया जाए तो 4 ही प्रकार का आता है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और काली मिट्टी। जिसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल पर मिट्टी पाया जाता है वो आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ के बाद आता है लाल मिट्टी, लाल के बाद काली और उसके बाद लेटेराइट। जलोढ़ मिट्टी से क्वेश्चन बनता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर, वहीं पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उनको बांगर कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार जो है लिटरेसी में अंतिम से प्रथम स्थान पर है। मतलब यहाँ का जो शिक्षा स्तर है बहुत गिरा हुआ है। और जहाँ का शिक्षा मंत्री का ही बयान ये है कि हमारे बच्चे फिजिक्स में कमज़ोर हैं, मैथ में कमज़ोर हैं, मनोबल थोड़े हैं, तो वहाँ के तो होगा ना कंडीशन ये, जब आप खुद ही मान के चल रहे हो।
जबकि ज़्यादा आईएएस आईपीएस पहले भी अभी भी बिहार देता रहा है। बिहार के बच्चे काफ़ी, ऐसा नहीं है कि वो तेज नहीं है, बहुत तेज है। अभी जाइए हमारे, अभी तो डिजिटल आने से पता चला, एक सोनू वायरल हुआ था, फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हैं 7-8 साल के और 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। बिहार पिछड़ा नहीं है, इसको पिछड़ा बना दिया गया है, इसको पिछड़ा नेताओं ने बनाया है। और हम यूथ भी जो है वो जातीयता ज़्यादा देख रहे हैं। अगर हम कास्ट छोड़ करके विकास पे वोट करें तो सब कुछ सुधर जाएगा, लेकिन नेता लोग को भी पता है कि हम कितना भी कुछ करेंगे, आने वाले ये लोग हमारे पास ही है। चलिए, राजनीति से हमें क्या। तो याद रखिएगा, साक्षरता में अपना नीचे से प्रथम स्थान पे बिहार है। तो 2011 जनगणना से 2 क्वेश्चन देखने को मिल गया, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। 2011 का जनगणना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो जनगणना पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। पिछड़ी जाति आयोग, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो मंडल आयोग जो था वो पिछड़ी जाति आयोग से ही संबंधित था। मंडल पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति जो थे वो काका साहेब कालेलकर थे। पिछड़ी जाति आयोग का सबसे पहले जो इसका जो स्थापना हुआ था प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का, वो 29 जनवरी 1953 को, और इसको जाकर के 1993 में संवैधानिक दर्जा मिला। अनुच्छेद 340 में जो है पिछड़ा वर्ग के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो काका साहब कालेलकर थे। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो हुआ था वो 29 जनवरी 1993 को किया गया था। इस पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 ठो सदस्य होते हैं। पिछड़ा वर्ग से संबंधित 102वां जो संविधान संशोधन है वो पिछड़ा वर्ग से ही संबंधित है, ओबीसी से। और इसको संवैधानिक जो बनाया गया वो 1993 में। और इसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अगर गठन पूछेगा तो 1953 में। और इसके अध्यक्ष जो थे वो काका साहेब कालेलकर थे। तो मंडल आयोग जो है वो पिछड़ा वर्ग से ही संबंधित है। मंडल आयोग का गठन 1979 में हुआ था और इन्होंने जो है अपना रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया था और वर्ष 1990 में जाकर के इसको लागू किया गया। तो मंडल आयोग पूछता है कि मंडल आयोग का संबंध किससे है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग से है। वही प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो काका साहेब कालेलकर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसाता है। दरोगा में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। 2019-16 जो 2446 पोस्ट के लिए दरोगा का पीटी हुआ था, उसमें देखिएगा क्वेश्चन था, उसमें थे हम। तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि इसको हटाता कौन है? तो इसको हटाते राष्ट्रपति हैं, ना कि राज्यपाल। याद रखिएगा, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष को नियुक्त तो राज्यपाल करेंगे लेकिन हटाएंगे राष्ट्रपति। वही संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त भी राष्ट्रपति करते हैं और हटाते भी राष्ट्रपति हैं। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद 315 में वर्णन है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 315। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए आपको कम से कम 25 साल उम्र होना चाहिए। वहीं राज्यसभा के लिए 30 साल और आपका राष्ट्रपति के लिए 35 साल। संसद 3
लोगों से बनकर तीन प्रकार से बनता है। क्या बोलते हो उसको? एक लोकसभा, संसद के 3 भाग होते हैं, 3 भागों से मान लीजिए, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। संसद के बारे में वर्णन अनुच्छेद 79 में है, वही लोकसभा 81, राज्यसभा 80, और आपके राष्ट्रपति जो हैं वो अनुच्छेद 52 में। तो लोकसभा जो है, लोकसभा में मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं वो 550, मैक्सिमम, अधिकतम पूछता है कि अधिकतम कितने सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं, तो 550। पहले 552 होते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2 जो एंग्लो इंडियन लोकसभा में चुने जाते थे वो हटा दिए गए। अब 550 ही रह गए हैं अधिकतम। वही अगर वर्तमान में कहा जाए तो 545 हैं, 543 प्लस 2। अब तो 2 हट गए हैं, तो अब आगे से 2 नहीं आएंगे। 543 प्लस 2 में क्राइटेरिया है कि 530 जो जाएंगे वो राज्य से चुन करके जाएंगे, गए हैं। 13 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से, 2 जो हैं एंग्लो इंडियन। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही लोकसभा का कार्य, जो मान लीजिए लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन होता है आर्टिकल 108 के तहत, तो लोकसभा के नियम के अनुसार ही चलता है। लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये पावर होता है कि वो लोकसभा के, मान लिया सदन चल रहा है तो कार्यवाही को रुकवा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष का सबसे बड़ा पावर होता है धन विधेयक को, मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि लोकसभा अध्यक्ष का ये अपने आप में बहुत बड़ा पावर होता है, यही बोलेगा तो वो चीज होगा। लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। इसके बारे में वर्णन जो है अनुच्छेद 93 में आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा जब गठन होगा तो उसमें लोकसभा के ही सदस्य अपने से एक लोकसभा का अध्यक्ष यानी सभापति और उप अध्यक्ष यानी उप सभापति का चुनाव करते हैं। अनुच्छेद 331 जो है वो मनोनयन के बारे में है कि लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था वो अनुच्छेद 331 के द्वारा ही होता था, जो कि अब हट गया। वहीं लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बोल दे तो ये अनुच्छेद 330, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 67वीं बीपीएससी उसमें मैं था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति या जाति, अनुसूचित जाति या जनजाति के बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 330। वही अनुच्छेद 331 जो कहता है वो एंग्लो इंडियन के बारे में कहता है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होंगे, जो कि 104वां संविधान संशोधन के तहत वो भी खत्म हो गया है। लोकसभा से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है कि 61वां संविधान संशोधन, तो 161वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो आपको 1989 में हुआ था, और इसके तहत क्या किया गया कि पहले जो एज था वो 21 वर्ष था वोट देने का, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये भी चीज याद रखिएगा। लोकसभा से क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो ये दिल्ली हो जाएगा, बाहरी दिल्ली, एनसीआर। और वही सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र पूछ दे तो आपका लक्षद्वीप। तो इसे सब थोड़ा सा याद रखिएगा। ये कुछ टर्म था जो मुझे लगा कि बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। ऐसे तो लोकसभा ही अपने आप में एक विस्तृत चैप्टर है, तो पूरा बताऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति को उस राज्य का सारा ब्यौरा देता है, क्योंकि उसके माता पिता धन दौलत जो भी हैं राष्ट्रपति ही है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मान के चलिए तो बैठता है।
राष्ट्रपति जब चाहे उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज कर सकता है, हटा सकता है। ये राष्ट्रपति के ही अधिकार में है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्योंकि राज्यपाल से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बन रहा है, खास करके इससे अनुच्छेद, क्योंकि सचिवालय सहायक में भी पूछा था। 23 दिसंबर वाला पेपर जो हुआ था उसमें पूछा था राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल जो है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्य में जो स्थिति राज्यपाल का है वो केंद्र में राष्ट्रपति का है। राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 161 के तहत, वहीं पे राष्ट्रपति को भी प्राप्त है 72 के तहत। अंतर यह है कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, जबकि वहीं पे राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यपाल जो है उसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 153 में किया गया है। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कभी कभी पूछता है कि कौन सा संशोधन जो है वो राज्यपाल से संबंधित है। तो 7वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 1956 में। इसमें ये नियम लगाया गया था कि एक राज्यपाल जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए भी चुना जा सकता, नियुक्त किया जा सकता है। तो ये भी याद रखिएगा। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति को ही इस्तीफा भी देगा। और शपथ वहीं पे अगर पूछा जाए तो शपथ जो है वो राज्यपाल राज्य के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है। राज्यपाल का जो वेतन है वो 3.5 लाख रुपया है अभी मासिक वेतन। अगर वो 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल बनता है तो उसका वेतन जो है उसी अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति तय करे। यह राष्ट्रपति के ऊपर है कि क्या निर्धारित करते हैं। तो राज्यपाल को अगर मान लिया जाए आपको राज्यपाल के ऊपर केस करना हो तो उससे 14 दिन, राष्ट्रपति के ऊपर अगर कुछ करना है कानूनी कार्रवाई तो 14 दिन पूर्व, लेकिन वही राज्यपाल के ऊपर अगर कुछ करना है तो 2 महीना पूर्व उनको सूचित करना पड़ेगा। तो ये राज्यपाल जो है और राष्ट्रपति, देखिए जब भी राज्यपाल पढ़िए तो राष्ट्रपति से लिंक करके पढ़िए, फिर मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल, लेकिन ध्यान देख लीजिएगा क्योंकि राज्यपाल से हमेशा क्वेश्चन बनता है। यह भी क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल के बारे में बोला गया है कि राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। तो यह अनुच्छेद जो है वो 164 है। 164 कहता है कि राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का बात करेगा तो अनुच्छेद 330 होगा, अनुच्छेद 330। वहीं एंग्लो इंडियन का लोकसभा में बात करेगा तो 331। वही आपके राज्य विधानसभा में अगर बात करेगा तो 332 अनुसूचित जाति जनजाति, और 333 जो है ये भी नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का जो नियुक्ति होता है। तो जितने भी ये अनुसूचित जाति जनजाति से ये अनुच्छेद बनता है 330, 31, 32, 33, ये काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें समझ में आ गया लोकसभा में अनुसूचित जाति का 330। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जो है इसके बारे में संविधान में व्याख्या अनुच्छेद 52 में किया गया है। और राष्ट्रपति जो है देश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। हालांकि वास्तविक जो ये राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक जो शासन देखा जाए तो प्रधानमंत्री के पास होता है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। संसद का
जो वर्णन है संसद अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में वर्णन है। उसी में कहा गया है कि एक संसद के 3 अंग होंगे, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से क्वेश्चन बनता है हमेशा कि पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो पुनः निर्वाचन है किस अनुच्छेद में किया गया है वर्णन। तो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन जो है वो अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में वर्णन है। राष्ट्रपति से अनुच्छेद बनता है कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति से जो राष्ट्रपति का शपथ जो है वो अनुच्छेद 60, वही 61 जो है उनका महाभियोग है। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पकानी कासो दुयो दशम ऐसे ट्रिक बना करके भी लोग याद करते हैं। हम तो रटे हैं, तो आप रट करके ट्रिक बना करके जैसे भी याद करना है आप याद कीजिए, लेकिन याद कीजिए। क्वेश्चन आएगा कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति के नाम से की हुई जाएगी। तो ये अनुच्छेद 77 के 1, जो 77 का 1 कहता है कि भारत सरकार की समस्त जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति के नाम से होगी। कि कोई भी बिल आए वो एक्ट तभी बनेगा जब ये राष्ट्रपति साइन करते हैं। तो राष्ट्रपति के साइन के बाद ही कोई भी अधिनियम बिल बनता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो सीरियल है, कौन कौन राष्ट्रपति कैसे आए हैं, ये सब थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है ज़्यादा एक्सप्लेन करने पे। भारत का महान्यायवादी, तो इसका जो आंसर होगा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, महान्यायवादी राष्ट्रपति का ही ये भी कठपुतली होता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आंसर जो होगा इसका भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में वर्णन किया गया है, और ये भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। मतलब भारत सरकार के तरफ से अगर केस लड़ना हो तो यही लड़ेगा, वकील मान के चलिए, विधि अधिकारी। ये ना तो संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन इसका यह अधिकार है कि ये किसी भी सदन में या उससे संबंधित समिति में बोल सकता है, बैठ सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। तो ये भी याद रखिएगा। अभी 16 तारीख के पेपर में क्वेश्चन आया था महान्यायवादी से, और मैं कोशिश करूंगा कि कल ये जो 16 तारीख को पेपर हुआ है उसका भी एक्सप्लेनेशन दे दूं, समय मिलेगा तो। महान्यायवादी बनने के लिए अर्हता क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए। तो महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए ठीक है, तो महान्यायवादी से ये क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद में यह वर्णन है। तो अनुच्छेद याद रखिएगा 88 में यह वर्णन है कि ना यह संसद का सदस्य होता है, ना मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन कहीं भी जाकर के बैठ सकता है, भाग ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देखिए, पंचवर्षीय योजना जो है ना ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पंचवर्षीय योजना ये जरूर एकदम मुंह पे याद रहना चाहिए। पंचवर्षीय योजना अगर आप याद नहीं करते हैं तो फिर आप छट जाइए। 2011 तक देखा जाए तो 12 पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आया था वो 1951 से 56 तक, और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो हैराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। याद रखिएगा 1951 से 56 हैराल्ड डोमर जो थे मॉडल पे आधारित था। इसमें कृषि पर महत्वपूर्ण बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, और इसी योजना के अंतर्गत ही भांखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सब इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही बनाया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। तो सामुदायिक का विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में हुआ था, और यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही किया गया था।
तो ये भी प्रथम पंचवर्षीय योजना से याद रखिएगा। फिर से द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो ये 1956 से 61 तक पीसी महालनोबिस, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बनता है। देखिए पंचवर्षीय योजना भी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था उसमें भारी उद्योग और खनिज पे बल दिया गया था। इसके तहत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला ये सभी इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। वहीं तृतीय पंचवर्षीय योजना जो आता है 1961 से 66 में, ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था और इसमें आपका बोकारो जो था, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसको स्थापित किया गया था। इसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया था और ये काफ़ी असफल योजना था। रीजन था क्योंकि भारत पाक युद्ध हुआ, फिर भारत चीन युद्ध हुआ, योजना जो था वो काफ़ी असफल हो गया था। इस योजना के दौरान ही सरकार द्वारा कृषि नीति के लिए हरित क्रांति लाया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को, वहीं पे विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। तो योजना जो है, पंचवर्षीय योजना जो है उसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये वीडियो काफ़ी, अगर मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो लंबा हो जाएगा, तो ठीक है आप देखिएगा, पढ़िएगा अच्छा से और प्रीवियस ईयर पेपर जितना भी एग्जाम हो रहा है देखते चलिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं वीडियो लाते रहूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए हमारा चैनल अभी नया है, तो अगर राधे ट्यूटोरियल सर्च कीजिएगा तो शायद नहीं दिखे, वहीं आप @ सब स्मॉल लेटर में @राधे ट्यूटोरियल 7 लिखिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, राधे राधे, थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए।